साथ में कनेक्टिविटी आपकी मिस हो जाती है कि जब आप एज ए टीनेज आते हैं और आप लोगों के चेंजेज आते हैं तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें हिडन रखना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपने उस गैप को बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और कुछ टाइम तक तो घर में एक कम्युनिकेशन होता है कि पहले तुम सारी बातें बताते थे, अब तुम सारी बातें नहीं बताते। अब जब तुम सारी बातें बताते थे तो तुम्हारी बातों का सॉल्यूशन हो जाता था। वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परिवार के बड़े लोगों के द्वारा हो जाता था। जिनके पास पीसीएम है उनका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि हमें इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनना है तो क्या करेंगे, जेई के एग्ज़ाम देंगे। अब जेई मेंस के बाद आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है। मान लीजिए जिनका जेई मेंस क्वालिफाई हो गया, और मैं चाहूँगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं उनका जेई क्लियर हो जाए, राइट, है ना। तो जेई मेंस के बाद आप एनआईटी के थ्रू अपनी इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो बच्चे आईआईटी जिन्होंने सोच रखा है कि हमें आईआईटी से पढ़ना है, भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप में ही एक प्राउड है, राइट ना। तो आप उसके लिए आपको जेई एडवांस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस एजुकेशन आज हमारी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आप लोगों में से शायद एक अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन काफ़ी लो है और रेगुलर काफ़ी कॉस्टली होता है। हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं होती कि हम रेगुलर उसमें कंटिन्यू कर सके एक हायर एजुकेशन को। तो बेटा आप लोगों के लिए डिस्टेंस प्लेटफॉर्म है, बाय बर्थ शुरू होता है, बाय डेथ है। आप जब तक चाहे जितना चाहे उतना पढ़िए। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप पार्ट टाइम अपने किसी और फील्ड को भी चूज़ कर सकते हो। बच्चों, आज के समय में एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस जो आए हैं, ठीक है, उन सब में कुछ कोर्सेज रेगुलर भी हैं, डिस्टेंस में भी हैं, और कुछ वोकेशनल कोर्स भी आए हैं, ठीक है, जिसको बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत सारे स्कूल, ठीक है, उसको आगे चला रहे हैं, ठीक है। और मैं बात करूं कि एक हायर एजुकेशन और एक 10वीं और 12वीं से भी वो कोर्स आप कर सकते हो। बच्चों, मैं थोड़ा सा आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन चाहता है कि लग्जरी लाइफ जीना। प्लीज़ हैंड रेज करें, और अपने परिवार के लिए लग्जरी लाइफ रखना। हैंड रेज। बाकी नहीं चाहते, कुछ अभी भी है जो नहीं चाहते हैं। जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने बहुत ही खास प्रोग्राम में, जिसमें हम शिक्षा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें करने आए हैं जो कि पूरे विश्व में वो दिखाई जाएंगी। मेन बात यह है कि शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जिसके बगैर सब तरफ अंधकार है। मानव जीवन में तो है ही है। जैसे अगर हम कहें कि एक बच्चा जिसको कि शिक्षा का पूरा अधिकार है, उसके बावजूद अगर उसको शिक्षा नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि पूरी मानव जाति के लिए वो एक कलंक की तरह है। तो आज हम शिक्षा आप तक एक अच्छे तरह से, या जो आप चाहते हैं उस तरह से पहुँचे, इसके बारे में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जहाँ हम उपस्थित हैं वो है एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, झरोडा कला, न्यू दिल्ली 72। और हमारे साथ बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं। अब मैं राजकुमार राय जी से अनुरोध करूँगा कि वो बच्चों को कुछ ज्ञान दें। मैं वैसे भी सारे पैनलिस्ट ने आपको बहुत अच्छा सारे कोर्सेज़ के बारे में पहले से ही समझा दिया है, तो मैं बस आप लोग को कुछ ही चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि अभी आप लोग 10th और 12th के एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं जस्ट थोड़े दिन में ही, आई थिंक 1 या 2 महीने में। तो आप लोग किस तरीके से एक बेहतर एग्ज़ाम दे सकते हैं, किस तरीके से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए,
आपको लिखने का तरीका आता है, आपको पढ़ने का तरीका आता है, आप लर्न कर सकते हैं हर चीज़ों को, है ना। लेकिन जो रिजल्ट होगा, जो आपका रिजल्ट होगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि किसने उसे चेक किया, किस पेन से आपने लिखा, किस वे में आपने आंसर दिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? एक टीचर, अध्यापक, कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। किसने चेक किया? अगर मान लो आपका रिजल्ट बेकार आ जाता है इन केस, तो कभी अपने आप को नहीं कोसना, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी मेहनत कर रखी है, आपने अपना पूरा मेहनत किया। लेकिन आपका रिजल्ट अगर बेकार आया तो होपलेस नहीं होना, फिर एग्ज़ाम आएगा, आपको और अच्छी मेहनत करनी है। ये मान लीजिएगा कि इस एग्ज़ाम में थोड़ी त्रुटि रह गई और इसको पूरी तरीके से अगली बार हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरा फील्ड बायोलॉजी है, तो मैं कुछ आप लोग को बायो के बारे में भी बता देता हूँ। ज़्यादातर सपना होता है बच्चों का बायो लेने के बाद कि वो नीट का एग्ज़ाम देंगे, डॉक्टर बनेंगे, है ना। तो नीट का एग्ज़ाम दीजिए, डॉक्टर बन जाइए। अगर इन केस आप नहीं बन पाए तो फिर क्या है आपके पास फील्ड? देखिए, पहले बीएससी बायोटेक होता था, अब आप लोग बीटेक इन बायोटेक हो गया है। मीन्स डैट आप बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर एमबीबीएस क्या बाहर से कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके देश में अगर ये चीज़ अवेलेबल है तो आप उसके लिए फ़ाइट कीजिए। कोई ज़्यादा फाइट नहीं है, अदर जॉब्स में बहुत ज़्यादा फाइट है। एमबीबीएस में 1,04,000 सीट्स हैं टोटल, और 1,04,000 सीट में से मान लीजिए 20 लाख कॉम्पिटिट करते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए तो करीब करीब 20 सीट पे एक बच्चा, मतलब 20 से आपका कंपटीशन। अगर आप 20 बच्चे से बेहतर नहीं है तो आप फिर एमबीबीएस कैसे कर पाएंगे? आपको बेहतर बनना पड़ेगा, आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा, सबसे डिफरेंट बनना पड़ेगा। फिर एक और कि अगर मान लीजिए नीट क्लियर नहीं हुआ और एमबीबीएस ही करना है तो आप विदेश चले जाते हैं इन केस, तो आप विदेश से जब आएंगे तो आपको एमसीआई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट विल अप्रूव्ड, इसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट उसको अप्रूव्ड करेगी कि आप डॉक्टर हैं या नहीं है इंडिया के अंदर। क्लियर? तो बाहर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके देश में है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में 36,000 सीट हैं, बहुत इनफ है। आप कंपटीशन कीजिए, आप ले सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला देंगे तो 1,04,000 सीट है, तो आप कर सकते हैं। आप फाइट कीजिए, आप सीट्स ले सकते हैं। इसके अलावा नंबर कम आ गए तो बीडीएस चुनिए, उससे नंबर कम आ गए तो बीएमएस चुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बहुत सारे कोर्स हैं, आपको पता भी नहीं होगा। आयुर्वेदा मेडिसिन होती हैं, यूनानी मेडिसिन होती है, सिद्धा मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं बेटा। हर फील्ड की अपनी स्पेसिफिक चीज़ें हैं और हर फील्ड में ही कमाई उतनी ही है जितनी एमबीबीएस में। तो आप लोग अपने करियर को कभी छोटा मत कीजिए, लिमिटेड मत बनाइए कि हमें एमबीबीएस ही करना है। लिमिटेड मत बनाइए, उसे बहुत वास्ट रखिए, बड़ा रखिए, ताकि हम बहुत बड़ी चीज़ें कर सकें। जी राजकुमार राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मैं बच्चों से आग्रह करता हूं कि अगर उनके कुछ प्रश्न हों तो वो बताएं। सर, माय नेम इज़ मयंक एंड आई एम फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिक स्कूल इन क्लास 10th। सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि मैं आगे जाके पीसीएम लेना चाहता हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं एक IITian बनूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस फील्ड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कितना कंपटीशन है? मैं इस चीज़ को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? बेटा, मैंने पहले ही इस चीज़ को मेंशन किया था कि अगर आप मतलब आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले आपको जेई मेंस देन जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। 75% मिनिमम क्राइटेरिया है इसका, परसेंटेज के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशंस जो होती हैं वो हमारी जनवरी में होती हैं, जो इस साल के बच्चे जो देंगे वो जनवरी में अपीयर करेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं सीबीएसई की बात जो कर रही हूँ, दैट इज़ 75% आपको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, ठीक है। Good evening everyone, my name is Siddharth. I read in Evergreen Senior Secondary School. I am in class 10th. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को
CS से बीटेक करना है IIT से, तो क्या इसके लिए कोई मेरे रैंक का क्राइटेरिया होगा कि मेरी ये रैंक आएगी तभी मेरे को CS मिलेगी? हाँ बेटा, बच्चे ये सोचते हैं कि हम बीटेक करना चाहते हैं और अगर हमने 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं लिया तो हम CS नहीं कर सकते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन है। बच्चा 12th में PCM होना ज़रूरी है। अगर आपके पास PCM है और आपने जेई मेंस क्लियर करके उसके बाद जेई मेंस क्वालिफाई किया है, जेई एडवांस क्लियर किया है, तो रैंकिंग वो कॉलेज के हिसाब से होती है। आपकी कोई भी रैंकिंग किसी भी कॉलेज, जैसे आप IIT दिल्ली है, IIT चेन्नई है, तो जो प्रोमिनेंट IIT हैं उसके लिए आपकी रैंकिंग हाई होनी चाहिए, और ग्रेजुअली उसके बाद जैसे NSUT दिल्ली है वो भी IIT के ही उसमें आती है, और उसमें फिर थोड़ा उससे कम रैंकिंग में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि IIT में ही आप पढ़ाई करके इंजीनियर बनेंगे और बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो IIT नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू IIT के बराबर है। जैसे कि हमारे दिल्ली में NSUT है, उसकी वैल्यू IIT के बराबर है। आप अगर जेई एडवांस क्लियर नहीं भी करते हैं, जेई मेंस के थ्रू आप इससे NSUT से भी बीटेक CS से कर सकते हैं। और जो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 12th में PCM लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक कहीं से भी कर सकते हैं। थैंक यू। बेटा, आपने जो बोला कि आप बीटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक के अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप कंप्यूटर फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद BCA कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, BCA के बाद MCA आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी हैं और प्राइवेट कॉलेज में भी हैं, और दूसरा वो डिस्टेंस में भी अवेलेबल हैं दोनों कोर्स। My name is Dolly. I am student of class 11th science from Evergreen Public School. मेरा क्वेश्चन ये है कि MBBS के अलावा और कौन कौन से स्कोप्स होते हैं? बच्चे, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, MBBS के अलावा अगर आपकी नीट में कुछ कम मार्क्स आ जाते हैं जिसमें MBBS आपको नहीं मिल सकता, तो आप BDS ले सकते हैं, BAMS ले सकते हैं, BUMS ले सकते हैं, BHMS ले सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन। दे ऑल कोर्सेस अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अलावा अगर आप इन फील्ड से अलग डिफरेंट जाना चाहते हैं, BSc नर्सिंग है आपके पास, पैरामेडिकल कोर्सेस है, डिफरेंट एक्सरे टेक्नीशियन है ना, लैब टेक्नीशियंस हैं, देयर इज अ डिफरेंट कोर्सेस। तो बहुत सारा स्कोप है आपके पास, ऐसा नहीं है MBBS के बाद कुछ नहीं है। MBBS के बाद बहुत कुछ है ना। तो BAMS, BUMS, BHMS, ठीक है, और लैब टेक्नीशियन, इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेस। अगर इन सब से भी ना हो तो आप BSc, नॉर्मल BSc करके टीचिंग लाइन भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ वंशिका, आई एम फ्रॉम क्लास 11th। मेरा क्वेश्चन ये है कि BAMS के स्कोप्स बता दो। ठीक है, आपने पूछा BAMS के स्कोप आगे क्या है। पहले तो आपको मैं बता दूं, BAMS बहुत तेज़ी से, जितने तेज़ी से वो हार्श हुआ था, उसकी पढ़ाई को नीचे रखा गया, उतने तेज़ी से अब ऊपर उठ रहा है दोबारा से BAMS, है ना। तो हम डाबर में अप्लाई कर सकते हैं, पतंजलि अप्लाई कर सकते हैं, वैद्यनाथ अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी जो आयुर्वेदा कंपनी है उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसके बाद बच्चे MS भी कर सकते हैं, मेडिकल सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी, BAMS MS, तो आप सर्जन भी कहलाएंगे। ठीक है बेटा, आयुर्वेद क्या है? हमारे देश का सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान, पूरी दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान जो है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद कोई आज की चीज नहीं है, आयुर्वेद बहुत पुराना विज्ञान है और बहुत ऑथेंटिक है। आयुर्वेद में बीमारियों का इलाज जड़ से होता है, एलोपैथ सिर्फ दबाती है, आयुर्वेद जड़ से खत्म करती है। और आजकल तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इतने सारे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इतने सारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि MBBS से कम BAMS की वैल्यू है। आजकल तो आप अपना BAMS करने के बाद आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो, जिसमें कि पंचकर्मा, आयुर्वेद में आता है पंचकर्मा, आप अपना क्लिनिक खोलिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। गुड आफ्टरनून, आई एम हर्ष फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं?
कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि कॉमर्स में एक दो ही ऑप्शन है। कॉमर्स में आप बीकॉम कर सकते हैं, पहला ऑप्शन, सबसे आसान ऑप्शन है, आप बीकॉम करिए। बीकॉम करने के बाद आप किसी भी बीएड कर सकते हैं, कॉमर्स टीचर लग सकते हैं। और कॉमर्स में अगर आपके पास मैथ है तो मैथ्स टीचर लग सकते हैं आप। कॉमर्स के बाद सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है 12th कॉमर्स के बाद, सीए कर सकते हैं आप। कंपनी सेक्रेटरी होता है कॉमर्स के बाद, सीएस कर सकते हैं आप। और सभी इंस्टीट्यूशंस में, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल बीकॉम के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। बीकॉम के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। तो कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एमबीए करके मार्केटिंग, कॉमर्स में तो मार्केटिंग ही सिखाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, तो फाइनेंशियल। तो कॉमर्स में भी आप एमबीए करके और आप बहुत अच्छी जगह पोस्ट हो सकते हैं। सर, माय नेम इज़ कशिश एंड आई एम फ्रॉम क्लास 10th फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिक स्कूल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को आगे चल के साइंस लेके प्रोफेसर बनना है, तो इसमें कितना कंपटीशन है और इसके स्कोप क्या क्या है? बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो ये डिसाइड करना है कि आप प्रोफेसर किस फील्ड में बनना चाहते हैं। आप फिजिक्स के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप मैथमेटिक्स के बनना चाहते हैं, या बायो के बनना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें आपकी हायर एजुकेशन, आपको कॉलेज कंप्लीट करना है। कॉलेज के बाद में आप मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे। नेट क्वालिफाई करके आप प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। तो ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर तक की आपकी जर्नी कवर कर जाती है। अब कहीं ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ पीएचडी भी होना ज़रूरी है। तो कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद में एज ए प्रोफेसर ले लेते हैं। और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा कि आप या तो एनरोल्ड हैं पीएचडी में, और या आप पीएचडी कर चुके हैं। अब जैसा कि बच्चों ने भी प्रश्न पूछ लिया और समय की सीमा होती है, और अब बच्चों के चेहरों से मुझे ये भी लग रहा है कि वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले सिर्फ सम अप करने के लिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर श्री कृष्ण जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो उसको सम अप करें और आपको एक बहुत शॉर्ट में आपको गाइडलाइन दें। हमारे सभी पैनलिस्ट ने बहुत बेहतरीन तरीके से बातें रखी और आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी उन्होंने अपने माध्यम से दी। संगीता मैडम ने जैसे स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की और बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताया। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास आपके स्कूल में कि जिन टीचर्स के पास इस तरीके की नॉलेज है तो वो ज़रूर आप लोग अपने लेवल पे डिस्कस करें। पर्यावरण के बारे में उन्होंने कहा कि आपने पर्यावरण सर्वेक्षण के बारे में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं। तो आप अपने इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना सकते हैं, उस तरीके से आप देख सकते हैं। राजकुमार सर ने कहा कि भाई आप फाइट करिए। ज़रूरी है कि जब आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो बगैर किसी संघर्ष के आप कुछ नहीं पाएंगे। अगर मेरे सामने एक प्लेट में खाना रखा है और मैं बैठ के बोलता रहूं कि ये खाना मेरे मुंह में चला जाए, तो क्या पॉसिबल है कि वो मेरे मुंह में चला जाएगा? उसके लिए हमें कोई ना कोई एफर्ट्स करने पड़ेंगे और उन एफर्ट्स के बाद में जो वो खाना मेरे अंदर जाएगा और उसका जो बेनिफिट होगा वो मेरी पूरी बॉडी को मिलने वाला है। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखें। पवन सर ने एक जिक्र किया था डिस्टेंस एजुकेशन को लेके, एकलव्य के बारे में बताया था। तो आप लोगों को पता होगा कि एकलव्य ने शिक्षा कैसे ग्रहण की थी। तो सर का जो इंडिकेशन था डिस्टेंस एजुकेशन, दूर से शिक्षा प्राप्त करना, उन्होंने दूर से शिक्षा प्राप्त की थी। उनको शिक्षा मिली नहीं थी लेकिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो डिस्टेंस से भी सीखना कोई गलत नहीं है, हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जो हमने अपने हायर एजुकेशन के ऑप्शंस की बात की, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये प्रोग्राम जो है हायर एजुकेशन के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के बारे में है कि हम रेगुलर एजुकेशन लें, हम डिस्टेंस से लें, हम ऑनलाइन एजुकेशन लें, वोकेशनल कोर्सेज करें, किस तरीके की एजुकेशन लें। हम लोग स्कूल लेवल पे कैरियर काउंसलिंग्स करते हैं, उसके बारे में हम लोग आपको कैरियर के बारे में बताते हैं कि इस टाइप के कैरियर्स आप लोगों के लिए हैं, आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। बट क्या इसी जंक्शन पे आपको ये डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही
कि जब आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और आप अपना गोल अचीव करना चाहिए। अगर डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसा कि पवन सर ने बताया था कि हम अपनी स्टडी के साथ साथ कोई भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स, वोकेशनल कोर्स हम कर सकते हैं ताकि आप लाइफ में जल्दी से जल्दी रेडी टू वर्क रहें। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आपको तुरंत काम मिल जाए। तो आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि जब आप एजुकेशन ले रहे हैं, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी वो पुरानी बातें ख़त्म हो चुकी है कि डिस्टेंस से पढ़ने वाले के पास नॉलेज नहीं होती थी, या डिस्टेंस वालों को हम ऐसा ही समझते थे, या डिस्टेंस की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप अच्छा करना चाहते हैं, इस पे ध्यान दें। बेहतर कैसे हो सकता है, चाहे रेगुलर एजुकेशन लें आप, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन लें, लेकिन आप अपने कैरियर में बेहतर कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को सोच के ही आप अपने ऑप्शंस को चूज करें। अब क्योंकि सीमा आ गई है, अब हमें अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, तो सबसे पहले मैं अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इतनी देर हमारे साथ बैठे और उन्होंने अपने प्रश्न पूछे, और साथ ही मुझे लगता है कि एक जो बहुत ही मुश्किल काम होता है कि इतने सारे बच्चे एक साथ बैठे हों और आवाज़ें नहीं आ रही हों, वो उन्होंने किया। तो सबसे पहले मैं खुद उनका ताली बजा के स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक डिसिप्लिन मेंटेन करी। और यही एक स्कूल की ख़ास बात है कि वो अपने बच्चों में संस्कार और डिसिप्लिन किस तरह से डाल रहा है। मैं इस स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को, हर टीचर को और हर इस स्कूल से जुड़े अपने जितने भी हमारे सहयोगी हैं उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें एक स्लॉट दिया, यहाँ पे हमें बैठाला। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा स्टूडेंट्स से एक तरह से जो हमारा यहाँ पे पैनल बैठा हुआ है, हम सब लोग बैठे हुए हैं, उनसे गेट टुगेदर कराया और साथ में वो अपने प्रश्न पूछे और हमने अपने जवाब भी दिए और अपनी बातें भी बताई। अब ठीक है, 100% तो हर एक आदमी का माइंड रजिस्टर नहीं करता, जितना भी करा हो वो बहुत अच्छा है। आप उसको अपने करियर में यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर 4 स्टूडेंट ने भी अपने करियर में हमारी कही हुई बातें प्रयोग कर ली और उससे वो सक्सेसफुल हो गए, तो शायद आप सब लोगों को यह विश्वास होगा कि हमारी यह मीटिंग या हमारा यह यहाँ पे आना सक्सेसफुल हुआ। मैं एक बार फिर पूरी मैनेजिंग कमेटी को और साथ में हमारे बैठे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वह समय निकाल कर आए। जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। आज तो सबसे अच्छा खुशी का दिन है कि आपका जो फ्यूचर है, जो आप आगे भविष्य में आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसका एक रास्ता हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलना तो आप ही को है, लेकिन कोशिश तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे एमएस के जो हमारे पास श्री कृष्ण जी, कृष्ण का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, तो कृष्ण मतलब कर्म, कृष्ण कर्म करने वाला इंसान होता है। तो हम सब लोग भी आपके साथ मिलकर एक ऐसी आपको एक लय देंगे कि जो आपको आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी। बार बार इस मंच से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मुझे मिलता रहा है और मैं सौभाग्यशाली हूं सुभारती टीवी और स्कूल प्रबंधन का कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि हम लोग अपना एजुकेशन का प्रोग्राम और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। फिजिक्स फाउंडेशन बेस देता हूं उस चीज़ के लिए। अब आप बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, रिसेंट जो इंडिया ने, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, किसने किया था, किसने बनाया?
चंद्रयान 3 साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट कौन थे? जिन्होंने साइंस चूज की। साइंस में क्या? फिजिक्स। उन्होंने फिजिक्स को चूज किया और उसी को रिसर्च किया, फॉलो किया, चंद्रयान 3 बनाया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हम फिजिक्स लेकर ना सिर्फ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं बल्कि हम नेशन की डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इस एटमॉस्फेयर को एक सेकंड के लिए अगर हम एक कहावत पे बोलें तो शायद प्रिंसिपल मैडम अगर गुस्सा ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय एक कहावत हम लोग सब बोलते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद करो सवेरे सफ़ा।